गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गरटोला की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं 9th SST में 9th क्लास की जो SST है इसमें हम देख रहे हैं 9th SST में क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये फ्रांसीसी क्रांति का लास्ट चैप्टर है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम समझते हैं 1789 की बात की अगर हम बात करें, है ना, 1790 के बाद के वर्षों की बात करें तो वहाँ पे पुरुषों, वहाँ के पुरुष, फ्रांस के जो पुरुष थे और वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ के बच्चे थे, उनके जीवन में बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे कानून बनाया गया, ठीक है, समानता लाई गई, स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी सरकारों द्वारा प्रयास किए गए। वहाँ के नागरिकों के लिए क्रांतिकारी सरकार ने समानता भी लाने की कोशिश की, क्रांतिकारी सरकार ने, और बहुत सारे इनकी रक्षा के लिए कानून भी बनाए। और सबसे बड़ा जो बात हुई थी वो थी सेंसरशिप की समाप्ति। 1790 के बाद के वर्षों की बात कर रहे हैं, सेंसरशिप की समाप्ति। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंसरशिप क्या होती है। वहाँ के लोगों को भाषण देने से पहले, कोई लेख लिखने से पहले, अखबार में कोई अपना लेख छपवाने से पहले या फिर किसी भी प्रकार की पत्रिका में लेख छपवाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, है ना, उसे कहते थे हम सेंसरशिप। तो अब सेंसरशिप की समाप्ति वहाँ पे हो गई। और जब सेंसरशिप की समाप्ति हुई तो फ्रांस के जो लोग थे, देहात में रहने वाले लोग थे, वहाँ की जो जनसंख्या थी, कोने कोने में जो बसे हुए थे फ्रांस के, उन सभी लोगों के जीवन में बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। देखिए सेंसरशिप की समाप्ति के बाद क्या हुआ, वहाँ पे भाषण, है ना, भाषण देने का अधिकार मिल गया, अखबार में छपने लगा तो वहाँ के लोगों को सब एक दूसरे के विचारों से अवगत होने लगे, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब उन्हें पता चलने लगा। पुस्तक, तस्वीर, नाटक, संगीत, इन सभी चीजों का उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो अब आम जनता तक पहुंचने लगी थी। ठीक है ना। बासिल के विध्वंस के बाद सन 1790 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात में जा पहुंची। उसमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तन का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखक को समझने और उसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था और जो शिक्षित नहीं थे उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन सेंसरशिप की समाप्ति के बाद अब फ्रांस की जनता, ज्यादातर जनता जो शिक्षित भी थे और नहीं भी थे, वो सब कुछ समझने लगे थे, क्योंकि उनको सब कुछ खुले रूप में होने लगा था, है ना, पारदर्शी रूप में होने लगा था। इससे वहाँ की अशिक्षित जो जनता थी उसे भी सब कुछ समझ में आने लगा था। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 की अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब खुद को सम्राट घोषित किया तो उसने निम्न कार्य किए। उसने यूरोपीय देशों की विजय यात्रा की, सफल यात्रा की, यूरोपीय देशों से अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, पुराने राजवंश को उन्होंने हटा दिया। इसी तरह नए साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की और नए साम्राज्य की जब स्थापना किया उन्होंने उन्हीं लोगों को साम्राज्य में रखा जो उनके रिश्तेदार थे, उनके परिचित थे और जो उनके देखे परखे लोग थे, जो ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, और जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो अपने आप को स्वयं को आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानते थे, है ना, वो बोलते थे कि मैं बहुत आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानते थे। उन्होंने दशमलव पद्धति को भी लाया। ठीक है, और
निजी संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा के कानून भी बनाए। 1815 में वाटरलू में आखिरकार उनकी हार हो गई और हारने के बाद हार हो गई और स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। वे विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। जो राजा राम मोहन राय है और टीपू सुल्तान है, उन्होंने फ्रांस में जो भी गतिविधियां हुई उस समय क्रांतिकारी, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उससे प्रभावित भी हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।